हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी में। हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने पहला वीडियो बनाया था जिसके अंदर 100 जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी। आज हम जनरल साइंस की सेकंड वीडियो में बात करेंगे। चलो देखते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए, जब भी बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हैं तो उसके ऊपर दाब लगता है। बर्फ के ऊपर दाब लगने से बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। सेकंड क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। तो ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, जबकि वायु कौन सा है। वायु एक मिश्रण होता है जो डिफरेंट टाइप की गैसेज से मिलकर बना होता है। तो स्टेनलेस स्टील तो दो धातुओं से मिलकर बना हो गया, और वायु के अंदर कोई धातुआ तो होती नहीं, तो वायु क्या छोटी छोटी गैसेज से मिलकर बनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 103, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी जो होती है वो जीव विज्ञान के बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंदर की जाती है। तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान की स्टडी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों का संवर्धन करना, फूलों का कल्चर कराना, इस विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 105, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण उस बल के अनुत्क्रमानुपाती होगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं अपन, कि किसी असंतुलित बल के अंदर पिंड में जो त्वरण होगा वो बल के अनुत्क्रमानुपाती होगा। 106, निम्न से कौन सा एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्जेज नहीं होती। तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण होता है। प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो अस्थायी कण कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। 107वां, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक परमाणु जो होता है उस परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस बीच वाले पार्ट की बात कर रहा है। इस बीच वाले पार्ट के अंदर कौन, तो इस बीच वाले पार्ट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें रहेगी। जो भी परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीजें होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षाओं के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो हमेशा कभी भी पूछे कि परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 108, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। जितने भी सजावटी वृक्ष आते हैं, झाड़ियां आती हैं, उनका संवर्धन करने का, उनको उगाने का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं आर्बेरी कल्चर। ठीक है। 109, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को चश्मे कौन सा लेंस लगवाना चाहिए। अवतल लेंस। इससे पहले वीडियो के अंदर बताया निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं देती। दूर की वस्तु साफ दिखाई देने के लिए कौन सा लेंस यूज में किया जाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है। तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। सेकेंड है दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की चीजें साफ दिखाई देगी पर निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है, किनारे पतले होते हैं, बीच में से उभरा हुआ होता है। 111, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया, आप जिसके ऊपर लगाओगे क्रिया तो वो आपके ऊपर वापस क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया। जैसे नाव के अंदर हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं हम हाथ से, और नाव क्या होती है, आगे की तरफ चलती है। तो दो अलग अलग वस्तुओं के ऊपर बल लगा ना, कि नाव तो जो है वो आपको धक्का दे रही और पानी पीछे की तरफ जा रहा था, दोनों अलग अलग वस्तुओं के ऊपर बल लगा। 112, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम। 113, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, माइकोलॉजी मतलब फंगाई। माइकोलॉजी के अंदर माइकोटा भी बोलते हैं फंगाई को,
तो माइकोलॉजी कहाँ से वर्ड आया? माइकोटा, और माइकोटा का दूसरा नाम होता है फंगाई। फंगाई का क्या होता है? कवक। तो कवकों के अध्ययन या फंगाई के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। जल में 114, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। क्योंकि तृतीय नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया। तो जल में तैरते हैं तो आप क्रिया करते हैं तो पानी आपके विपरीत क्रिया करता है, इसलिए आप तैरते रहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम के कारण जल में तैरना संभव है। 115, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का पहला नियम भी है कि जब भी कोई पिंड विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा, और चल रहा तो चलता रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक न तो वो रुकेगा न ही चलेगा। ठीक है। 116, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है। और पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। धनावेशित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम खेती करते हैं तो उस खेत के अंदर बीच बीच में हमारी जो छोटी फसलें होती है उनके साथ में बड़े पौधे भी लगा देते हैं। बड़े पौधों की इस लाइन से लगाया जाता है और बीच के अंदर छोटे छोटे पौधों से क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो ऐसे फसलों के बीच में कृषि के साथ साथ उसमें बड़े पौधे लगाकर, मतलब 12 मासी वृक्ष लगाकर जब हम इस तरह की खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। 119, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी के अंदर हमेशा ध्यान रखना बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष में जीवन है नहीं है, बाहर कितने ग्रह है, ग्रहों के अंदर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें एक्सोबायोलॉजी के अंदर अध्ययन की जाती है। नेक्स्ट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट हमेशा ध्यान रखना थोरियम का अयस्क होता है। मोनोजाइट से क्या होता है? थोरियम का अयस्क होता है। 121, बॉक्साइट निम्नलिखित किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज होता है। कार्नेलाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल जो होता है वो तांबा, टिन और जिंक, इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक, इन तीनों का अयस्क होता है। 124, लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या? लहसुन में आपको एक विशेष तरह की गंध आती है, वो गंध जो होती है उस लहसुन के अंदर सल्फर यौगिक प्रेजेंट होते हैं। उस सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की जो गंध होती है वो अजीब सी गंध आती है। 125, जल में आसानी से घुलनशील है। नाइट्रोजन जो होती है N2, नाइट्रोजन जो है वो जल में आसानी से घुलनशील होती है। 126, भारी जल एक का प्रकार है। भारी जल क्या होता है? एक मंडक होता है। ठीक है। 127, इनमें से कौन कोलॉइड नहीं है? रक्त जो है वो कोलॉइड नहीं होता। रक्त के अंदर डिफरेंट टाइप के आइटम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कोलॉइड नहीं होता है। 128, पनीर निम्न का उदाहरण है। जेल का पनीर जो है वो जेल का उदाहरण है। 129, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो माचिस के एक सिरे पर जिसको हम जलाते हैं उस सिरे पर किस किस चीज का मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। तो वो जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वो क्या होता है? जलता है। तिल्ली का जलने का कारण होता है लाल फास्फोरस एवं गंधक। 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति का अनुचुंबकीय जो होता है वो है ऑक्सीजन। 131, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। आयोडीन कभी भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। आयोडीन किसके अंदर आता है? नमक के अंदर। आप नमक को खुला छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। 132 में कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। और निम्नलिखित में से जल से हल्का कौन होता है? जल से हल्का होता है सोडियम। सोडियम का सूत्र होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम जो होता है वो किससे जल से भी हल्का होता है। और सोडियम में क्या होता है? पानी में भी आग लग जाती है। नेक्स्ट 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी, आर्गन
और मरकरी Ar+Hg, ये दोनों गैसें किसके अंदर होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है। 135 वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्न में किस रोग से संबंधित है? चेचक। चेचक रोग जो है वो इस रोग से संबंधित कौन है? एडवर्ड जेनर ने इसके बारे में बताया था। तो चेचक का नाम आता है एडवर्ड जेनर का नाम आता है। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? गुर्दे मतलब किडनी फेल हो जाती है या किडनी में डिजीज हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है? कैडमियम एक प्रदूषक है। कैडमियम प्रदूषक के कारण किडनी की बीमारियां ज्यादा होती है। नेक्स्ट चलिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है वो जन्म पे लगता है और क्षय रोग से बचने के लिए वो टीका लगाया जाता है। ठीक है। 138 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगी? वाटर से। H2O जो है H2+O2। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो किससे बनती है? जल से। 139 पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे के अंदर जो पत्ती होती है, लीफ होती है, ये लीफ इस तरह की होती है और जो पत्ती वाले भाग के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और इन रंध्रों के कारण इसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो श्वसन पौधे के अंदर कौन से भाग में होता है? पत्ती के अंदर। 140 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन हार्मोन या एसिटिलीन गैस आती है। इससे जितने भी कच्चे फल होते हैं उनको बड़े बड़े गोदाम के अंदर क्या होता है? पकाया जाता है एसिटिलीन का छिड़काव करके। नेक्स्ट, 141 वर्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की आयु कैसे पता लगेगी कि भाई ये कितने कितने साल का हो गया? तो देखिए, वृक्ष के अंदर क्या होता है? एक रिंग बनती है, 6 महीने में एक रिंग और अगले 6 महीने में एक। तो ये 2 रिंग बन जाती है, इनको वार्षिक वलय बोलते हैं। तो एक वार्षिक वलय का मतलब 1 साल का हो गया। तो जितनी वार्षिक वलय बनेगी उस प्लांट के अंदर उतना ही साल का वो उम्र हो जाएगी। तो वार्षिक वलयों को गिनकर उस प्लांट की एज का पता किया जाता है। इस मेथड को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोला जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? प्लांट की वार्षिक वलय को गिनकर उसकी आयु का पता लगाना। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 142 नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो नेत्रदान में हमेशा ध्यान रखना, रेटिना भाग जो होता है, रेटिना को उपयोग में लिया जाता है। और रेटिना ही एक मनुष्य से दूसरे, मान लो जिस मनुष्य का ब्रेन डेड हो जाता है तो या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आंखें होती है वो क्या करते हैं? हम दूसरे आदमी को डोनेट कर देते हैं। तो आई का जो रेटिना भाग है वो ही निकाल कर दूसरे आदमी को डालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक आई के अंदर रेटिना के 4 पार्ट होते हैं। तो हम रेटिना के एक एक पार्ट से 4 लोगों को जिंदगी दिखा सकते हैं। मतलब एक अगर आदमी है तो अपनी दोनों आंखें डोनेट करता है तो 8 लोगों को हम जिंदगी दिखा सकते हैं, उनको जिंदगी दे सकते हैं। तो रेटिना भाग में उपयोग में लेते हैं। 143 साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारे अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 46। 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, गुणसूत्रों की संख्या होगी 46। ये 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होता है, ये और ये एलोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर लड़की है तो उसके अंदर गुणसूत्र होंगे 44 प्लस एक्स एक्स और लड़का है तो 44 प्लस एक्स वाई। तो गुणसूत्र टोटल कितने हो गए? 46। तो मानव शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए 144 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की हड्डी जो होती है उसको हम बोलते हैं फीमर। फीमर हड्डी जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जबकि सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो हमारे कान के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट 145
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? जब गाँव के अंदर भैंसें वगैरह दूध नहीं देती है या उनका बछड़ा मर जाता है, तो उस टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर उनको थनों के अंदर दूध उतारा जाता है और उससे उनका दूध निकाला जाता है। 146 परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परखनली शिशु में क्या होता है, शिशु का परिवर्तन हम परखनली के अंदर कराते हैं। मादा का, नर के शुक्राणु और मादा का जो अंडा होता है उसको लेकर परख नली के अंदर निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और उसको परख नली शिशु के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो परख नली शिशु में क्या होता है, परख नली के अंदर भ्रूण का परिवर्तन कराते हैं। ठीक है। 147 मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो बता दें पसलियों के जोड़े होते हैं 12, मतलब टोटल होगी 24 पसलियां मानव शरीर में प्रेजेंट होती है। 148 किस द्रव्य के एक्टिव होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? ये क्वेश्चन पिछले में भी आया था, 100 क्वेश्चन में भी, कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा होने से हम कुछ देर के लिए क्या होते हैं, थकान महसूस करते हैं और उसके बाद वो लैक्टिक एसिड जैसे कम होने लगता है तो हम सही हो जाते हैं। 149 स्तनधारियों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिका है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो ध्यान रखिए, स्तनधारी मतलब मैमल्स, मैमल्स के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। 150 वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण पर आधारित होती है, अपकेंद्र सिद्धांत पर कार्य करती है। 151 न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमति में। तो न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमति में। ठीक है। नेक्स्ट 152 द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो कोई भी द्रव की बूंद एक फर्श के ऊपर गिरती है तो वहां पर वो गोल हो जाती है, कम क्षेत्रफल घेरती है, उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वो संकुचित हो जाती है और कम जगह घेरती है। 153 निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि दो राशियां होती है। सदिश राशि जो है वो संवेग को माना गया, संवेग एक सदिश राशि है। 154 जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। झील से ऊपरी सतह तक आते आते उसके अंदर ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। 155 अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है किसके? लगभग -300। अल्फा कण के दो धनावेश का द्रव्यमान -310 होता है। 156 केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान होता है हीलियम के परमाणु के बराबर। हीलियम का जो परमाणु होता है उसके बराबर मानव शरीर का तापमान होता है। निम्न तापिंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापिंजन जो होते हैं कम, मतलब तापमान के साथ गर्म कम होते हैं, उनका रॉकेट प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 110 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन करता है। 159 निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग जो है, वेलोसिटी, वेग जो होती है वो सदिश राशि है। 160 एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घुमाने के बाद क्या समय होगा? अगर 3 बज रहे हैं तो आप देखिए उसको 135 डिग्री पर घुमाएंगे तो उसके अंदर 7:30 का समय होगा। ठीक है। 161 एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय मात्रा की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। 162 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूरा ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हो रही है? तो न्यूटन ने तो एप्पल वाला एग्जाम्पल लेकर बताया था, पर उससे पहले भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था आर्यभट्ट, जिसने ये बताया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं जब ऊपर उछालेंगे किसी चीज को तो पृथ्वी की ओर वो गुरुत्वाकर्षित होगी, आकर्षित होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आकर्षित हो रही है। तो आर्यभट्ट ने ये पहले ही बता दिया। 163 जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर जेट इंजन
कार्य करता है। 164 साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। जड़त्व जो है वो साइकिल का पहिया और जो फर्श है या जमीन है या मिट्टी है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बंधन बन जाता है। तो उस बंधन को छुड़ाने के लिए हमको शुरुआत के अंदर क्या होता है, साइकिल के ऊपर बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिससे वो आगे चलती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान लेमार्क एंड ट्रेविरेंस ने सबसे पहले शब्द दिया था। फिर चलते हैं 166 नंबर, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो हमेशा ध्यान रखना, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। और अगर आपको जीव विज्ञान के जनक पूछे तो वो होते हैं अरस्तु। 167 चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना गया? चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिपोक्रेट्स को। हिपोक्रेट्स तो जब चिकित्सा के बारे में बहुत ज़्यादा चिकित्सा शास्त्र जानता था और इसको उसके बारे में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को हम कहते हैं कि पुष्प क्या 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 उनके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। जो पुष्प होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इन पार्टों का अध्ययन करना, किस तरह से उसमें परागण होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो इस अध्ययन को हम बोला जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर। वन अनुसंधान संस्थान जो है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। 170 भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वनस्पतिक सर्वेक्षण, वनस्पतियों के बारे में सर्वेक्षण करने वाले जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। 71 निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह, वर्गीकी का पितामह किसे? कार्ल वेन लीनियस। कार्ल वॉन लीनियस को क्या बोला गया है? वर्गीकी का पितामह बोला गया, मतलब फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं? कार्ल वॉन लीनियस। 172 वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है स्पीसीज। स्पीसीज को वर्गीकरण के सबसे छोटी, स्पीसीज का मतलब हो गया जाति, जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। 173 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की खोज का क्वेश्चन आए तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। 175 भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन का मतलब भोजन जहरीला हो जाता है या भोजन के अंदर विषाक्तता उत्पन्न किस कारण से होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादातर फूड पैक्ड होते हैं, पैक्ड फूड जो होते हैं, बंद खाना जो होता है पैक्ड आता है, उनके अंदर ज़्यादा ये पनपता है और उनके अंदर ज़्यादा पैदा होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा जहर उत्पन्न हो जाता है उस खाने के अंदर और वो जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा फली, बीन्स जो होगी, इनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर ये क्या करती है? सहायता करती है। और जो सोयल होती है, मिट्टी होती है, उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। टाइफाइड हुआ जीवाणु के द्वारा, पीलिया, ये सब किनके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। 178 सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है, इसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना। शीतकरण प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। 179 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? मिल्क जो है वो किस में चेंज हो जाता है? कर्ड के अंदर। तो कर्ड के अंदर बैक्टीरिया भी पूछे तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। 180 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कोकों क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। वृक्ष की जो छाल होगी, छाल के ऊपर जो ग्रो करेंगे बैक्टीरिया पैदा होंगे, वो कौन से होंगे? कार्टिकल्स। कार्टिकल्स को हम बोलते हैं कवक। नेक्स्ट 181 निम्न से खुजली के रोग स्केबीज का कारण क्या है? स्केबीज भी एक कवक है, फंगाई जो है
फंगाई के कारण ही स्कैबी डिजीज होती है। स्कैबी डिजीज में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है लाल कलर की पूरी बॉडी के ऊपर, और उसमें क्या होती है, खुजली चलती है, तो स्कैबीज कवक के कारण होती है। 182 लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन जो होता है वो दो पौधों से मिलकर बना होता है, एल्गी प्लस फंगाई, मतलब शैवाल और कवक, तो ये दोनों से मिलकर बना होता है। एल्गी क्या करता है, प्लांट है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और फंगाई जो होता है वो रूट का काम करता है, मतलब वाटर लेने का काम करता है। तो ये आपस में दोनों सामंजस्य का काम करते हैं, इसलिए लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवालों का मिश्रण होता है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो ये ध्यान रखिए, जहाँ पर भी वायु प्रदूषण ज़्यादा है उस जगह पर लाइकेन के पौधे क्या होंगे, बिल्कुल मुरझा जाएंगे। तो लाइकेन को किसका सूचक माना गया, वायु प्रदूषण का माना गया है। फिर है 184, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाए जाते हैं? तो मूलाभास जो होते हैं पौधों के 5 टाइप होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट होते हैं, उनमें जड़ के स्थान पर क्या होते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 184 185, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि 5 तरह के प्लांट होते हैं, टेडो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1000 से भी ज़्यादा सूत्र उनके अंदर होते हैं, तो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 186, निम्न में से कौन सा एक जीव जीवाश्म है? साइकस का जो प्लांट है उसको हम जीवित जीवाश्म माना गया। 187, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूशिया का जो पौधा होता है, जूशिया के पौधे में श्वसन मूल, मतलब जो मूलें हैं, जड़ें हैं, वो श्वसन के लिए बाहर निकल आती है और वो श्वसन करती है। 188 में साबूदाना किससे प्राप्त किया? साबूदाना साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। 189, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? आलू जो है वो जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है। आलू को क्या माना गया, स्टेम माना गया। आलू आलू जो कि जड़ नहीं है, लगता सोइल के अंदर है, जमीन के अंदर है, पर आलू को जड़ नहीं माना गया। जड़ माना गया है किसको, मूली को, कैरेट हुई, गाजर हुआ, सलजम हुआ, इन चीज़ों को क्या मानते हैं, ये जड़ें हैं, जबकि आलू क्या है, एक तना है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें, स्तंभ की जो मूल होती है वो अपस्थानिक जड़ें होती है। 191, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? जड़ें मूलांकुर से, है ना, मूलांकुर से जड़ें। और जो तना होता है वो कहाँ से होता है? तना जो होता है प्रांकुर से निकलता है, और जड़ें कहाँ से निकलती है? मूलांकुर से। मूलांकुर को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, और प्रांकुर को बोला जाता है प्ल्यूमूल। तो प्ल्यूमूल से हमेशा क्या निकलेगा, देखो जैसे ये एक छोटा सा वो है, सीड है, सीड के यहाँ से 2 पार्ट निकलेंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे वाला जो जड़ें बनाएगा इसको बोलते हैं हम रेडिकल, मतलब मूलांकुर, और ऊपर की तरफ जाएगा उसको बोलते हैं प्ल्यूमूल, मतलब प्रांकुर। तो प्रांकुर से क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, मतलब तना बनेगा, और रेडिकल से क्या बनेगा, जड़ें बनेगी। 194, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का। ऐसे ही जैसे आलू था, आलू भी तने का रूप है, और ये प्याज भी तने का रूप है। नेक्स्ट, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। किसको प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज को। और 196, परमाणु के नाभिक में, अभी पहले भी आया क्वेश्चन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में। 197, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा मतलब करंट का जो मात्रक है, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। शरीर रचना की किस वर्ग में लोबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस के अंदर लोबस्टर संबंध माना गया। 199, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना व अन्य दलहन, चना हुआ, अन्य दलहन हुआ, जैसे मटर हुआ, इनके पौधे की जड़ों के अंदर जहाँ पर छोटी छोटी गांठें होती है, नोड्यूल्स होते हैं, उन पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज़्यादा होता है। और 200, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। विद्युत परिपथ की रक्षा करना किसका? फ्यूज का कार्य होता है। तो आज ये सेकंड सीरीज थी हमारी, जिसमें हम 101 से 200 क्वेश्चन लेके आए हैं।